बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीआईटी का सुपरफिशियल ओवरव्यू करने वाले हैं। बिग रोबिन के अंदर जीआईटी वाला पार्ट दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, जिसमें जीआईटी को एक्सप्लेन किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम इसोफेगस एंड एंडिंग ऑन पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन जो जीआईटी है, जीआईटी के साथ ओरल कैविटी भी साथ आता है और इन दोनों को मिला के टोटल 2 एससीक्यू बनते हैं। ओके, लेकिन बिग रोबिन के अंदर 17 चैप्टर जीआईटी वाला और 16 वाला हेड एंड नेक है, और हेड एंड नेक के अंदर आपने हर चीज़ तैयार नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी वाला पोर्शन तैयार करना है। तो प्रॉपर जीआईटी का सुपरफिशियल ओवरव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई से 3 या 4 कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के नाम सुनाओ, तो आप बता सकती हो कि जीआईटी के अंदर एट्रीजिया, फिस्टुला, डुप्लीकेशन, डायफ्रामेटिक हर्निया, एम्फेलोसील, गैस्ट्रोशाइसिस, एक्टोपिक टिश्यू जिसमें हम मैकल डायवर्टिकुलम के अंदर भी हो सकता है कोई एक्टोपिक टिश्यू। ओके, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, हर्शी स्प्रंग डिजीज है। इनमें से कुछ 4 से 5 के नाम लिखने को आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज में पहला एट्रेजिया, डुप्लीकेशन और फिस्टुले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल ओवरव्यू लेना है। जो बोल्ड लाइंस होती है सबसे पहले आपने इन्हीं को स्टडी करना होता है। एट्रेजिया, फिस्टुला और डुप्लीकेशन जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकते होते हैं। अगर ये इसोफेगस के अंदर होगे तो फीडिंग के दौरान फ्लूइड्स की या फूड की रिगर्जिटेशन होगी। ओके, इसके बाद जो स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस और एट्रेजिया में फ़र्क क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एट्रेजिया के अंदर ल्यूमिन की कंप्लीट 100% ओब्लिटरेशन होती है, लेकिन स्टेनोसिस के अंदर ल्यूमिन नैरो तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट भी होता है, कॉम्पिटेंट भी होता है, थोड़ा बहुत ल्यूमिन इंटैक्ट होता है। ठीक हो गया या, लेकिन उसका डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद आ जाओ डायफ्रामेटिक हर्निया, एम्फेलोसील और गैस्ट्रोशाइसिस। जो डायफ्रामेटिक हर्निया उस वक्त होता है जब डायफ्राम की डेवलपमेंट सही तरह नहीं हो पाती, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है। एम्फेलोसील उस वक्त होती है जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट एब्डोमिनल कैविटी में वापस रिटर्न नहीं करती होती। ठीक है, और गैस्ट्रोशाइसिस इन्वॉल्व करता है किसको, ये इंटेस्टाइन तक लिमिटेड होता है और ये एब्डोमिनल वाल की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, इसके बाद एक्टोपिया। एक्टोपिया को डेवलपमेंटल रेस्ट भी कहते हैं। मोस्टली ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा स्टोमक के अपर 1/3 में देखने को मिलता है, जहाँ पर इसको इनलेट पैच कहते ही होते हैं। एसिड प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से जर्ड हो सकता है, इसोफेजाइटिस हो सकता है, डिस्फेजिया, बैरेट इसोफेगस और फाइनली एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता होता है। इसके बाद मैकल डायवर्टिकुलम। मैकल डायवर्टिकुलम के अंदर रूल ऑफ टूज को आपने रट्टा मार लेना है कि लाइक 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है। इलियोसिकल वाल्व के 2 फीट के अंदर होता है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है। मेल्स के अंदर 2 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होता है और जब एज 2 ईयर्स तक पहुंच जाती है तब ये सिम्प्टोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और जो मैकल डायवर्टिकुलम है, ओके, इसके अंदर एक्टोपिक टिश्यू होता है, स्पेसिफिकली पैनक्रियाटिक या गैस्ट्रिक टिश्यू जो आगे अल्सरेशन वगैरह कर सकता होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, ठीक हो गया। जबकि जो एक्वायर्ड होती है ये किसी एंट्रल गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर की वजह से होती है, जो पाइलोरिस से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है। इसके अलावा डिस्टल स्टोमक और पेनक्रियास का जो कार्सिनोमा, वो भी आगे स्टेनोसिस वगैरह करवा के पाइलोरिक चैनल को नैरो कर सकता होता है। इसके बाद हर्शी स्प्रंग डिजीज है, जिसको हम एक गैंग्लियोनिक सिंड्रोम वगैरह भी कह सकते हैं। होता ही है कि जो गैंग्लियोनिक सेल है या तो क्लोन के बाल तक जाते नहीं है, या अगर जाते हैं तो जो न्यूरॉन बनाते हैं वो मर जाते हैं, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर एक टायरोसिन काइनेस जीन के नाम आएगा जिसका नाम है RET। इसका भी थोड़ा बहुत रोल आ जाएगा, RET, EDNRB और EDN। जो डायग्नोसिस होता है हर्शी स्प्रंग डिजीज का, उसके लिए आपको हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन चाहिए कि जो गैंग्लियोनिक सेल है वो अफेक्टेड सेगमेंट के अंदर नहीं होते, मोस्टली रेक्टम को इन्वॉल्व कर देता है, और जो पार्ट जिसके अंदर गैंग्लिया नहीं होगा वो आगे रिलैक्स नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस। ओके, जब वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो उससे पहले वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल पार्ट की डायलेशन हो जाएगी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फीसिस। ओके, तो उसको बोलते हैं मेगाकोलोन या एक गैंग्लियोनोसिस मेगाकोलोन कहते हैं। इसोफेगस के अंदर आपने एक बात को रट्टा मार लेना, ठीक है। सबसे पहले इसोफेगस में जो पैथोलॉजी चलती है, ओके, तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है सबसे पहले उसकी टोन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था जब स्टोमक की कॉन्ट्रैक्शन होती है या फूड स्टोमक में पहुंचती है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो जाएगा जिसको जर्ड कहते हैं। ओके, और जब रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस या जर्ड हो गया है, ओके,
यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, तो वो यानी स्टोमक का एसिड इसोफेगस की वाल को डैमेज करना शुरू कर देगा। ओके, और इसोफेगस के पास एक अडाप्टेशन आ जाएगी कुछ देर के लिए ताकि वो सर्वाइव कर सके एसिड को, जिसको कहते हैं हम बैरेट इसोफेगस। और यहाँ पर जो मेटाप्लेजिया होता है वो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन लाइक कॉलमनर सेल्स आ जाते हैं जो कि आगे ठीक है बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, तो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाता है। और बैरेट इसोफेगस के बाद डिस्प्लेजिया के बाद कार्सिनोमा इन साइटू, और कार्सिनोमा इन साइटू के बाद कैंसर। और कैंसर कौन सा होगा? ओके, तो जो बैरेट इसोफेगस है उस जगह पे एपिथेलियम कलमनर टाइप की है, कलमनर ग्लैंडुलर, तो वहाँ का कार्सिनोमा होता है एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन जो इसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम है वो होती है स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन कॉर्निफाइड। तो जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इसोफेगस का होता है वो स्टेडिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड का होता है। ओके, और इसके जो रिस्क फैक्टर है एग्जाम में पूछे जाती है, एडिनोकार्सिनोमा का तो बैरेट इसोफेगस और क्रॉनिक जर्ड है, जबकि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसके रिस्क फैक्टर के अंदर अल्कोहल, टोबैको यूज, पॉवर्टी, कॉस्टिक्स, इसोफेजियल इंजरी, एक्लेजिया, प्लमर विंसन सिंड्रोम, डाइट जो कि फ्रूट और वेजिटेबल से डेफिशिएंट है, या हॉट बेवरेजेस का ज़्यादा यूज़ कर देती है, या मीडिया स्टाइलम के अंदर प्रीवियस इरेडिएशन है, इसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके, तो इसोफेगस वाले टॉपिक के अंदर तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 3 पैटर्न की तरफ फाल करती होती है इसोफेजियल डिसमोटिलिटी। पहला नेट क्रैकर इसोफेगस है जहाँ पर फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाय इरेगुलर अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस, और इसके लिए बेरियम स्वेलो करते हैं। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म को हम कॉर्क स्क्रू भी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होती है इसोफेजियल स्मूथ मसल, स्पेसिफिकली डिस्टल पार्ट, और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिसफंक्शन ये भी आ सकता है जिसमें इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन हो जाती है, और इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन की वजह से जो सिंड्रोम होगा उसको बोलेंगे एक्लेजिया कार्डिया। ठीक हो गया। आगे एक्लेजिया कार्डिया 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता ही है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन करनी है, जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं वो ये प्रोड्यूस नहीं हो पाते। या सेकेंडरी के अंदर ये शगास डिजीज के अंदर होती है। शगास डिजीज को अमेरिकन स्लीप सिकनेस कहते हैं, ट्राइपेनासोमा क्रूजाई की वजह से होती है, जो कि मायोटारिक प्लेक्सिस को उड़ा देगा। ओके, इसके बाद इसोफेजाइटिस है और रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसोफेजियल कॉजेज ऑफ हेमाटोमेसिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है लैसिरेशन। लैसिरेशन के अंदर एक सिंड्रोम आएगा जिसको बोलेंगे मिलोरी वीस टीयर। जो मिलोरी वीस टीयर है लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोजल टीयर है, स्पेसिफिकली लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस के अंदर, तो उसको हम लैसिरेटिव लीजन्स को हम कहते हैं मिलोरी वीस टीयर। इसके बाद इसोफेजियल परफोरेशन है, तो इसोफेजियल परफोरेशन कैंसर या बोयर हेव सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। ओके, हेमाटोमेसिस का मतलब है ब्लड इन वॉमिट। तीसरा वेरिसिस है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। इसोफेजियल अयोर्टिक फिस्टुला टॉपिकली या ये प्रेजेंट करता है कैंसर के साथ। केमिकल एंड पेल इसोफेजाइटिस, इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, बिनाइन स्ट्रक्चर्स, वेस्कुलाइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यानी सॉरी इसोफेजाइटिस वाली चीज़ें बताई हुई हैं, इसोफेजियल कॉजेज है। और लास्ट में कार्सिनोमा भी लिखे हुए हैं, लाइक एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और आपको ये पता है कि जो एडिनोकार्सिनोमा बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है। केमिकल और इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, तो यहाँ पर केमिकल के अंदर आपने कौन कौन से यानी केमिकल में कौन कौन से केमिकल्स के नाम है आपने रट्टा मार लेने हैं। पहला पिलेंडियोस इसोफेजाइटिस है। ओके, ठीक है, एट्रोजेनिक भी हो सकता है। जबकि इन्फेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आ जाएगी, स्पेसिफिकली हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, फंजाई आ जाती है। फंजाई में भी कैंडिडियासिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, इसके अलावा कहते हैं कि जो हिस्टोलॉजिकल फीचर होती है इसोफेजियल ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर जो ग्राफ्ट की जो टी सेल होती है वो होस्ट के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस को जड़ भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको बेजल जोन हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। इयोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। ओके, तो जो इयोजिनोफिल है वो 2 कंडीशन में ज़्यादा होते हैं, पहला पैरासाइट और दूसरा एलर्जी है। तो यहाँ पर एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस है, अस्थमा, इयोजिनोफिलियस के अंदर आपको इयोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। इसोफेजियल वायरसेस ये पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर, सिरोसिस और लीवर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। बैरेट इसोफेगस में होता ही है कि जो स्टोमक एपिथेलियम इसोफेगस की एपिथेलियम होती है वो कॉलनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है, स्पेसिफिकली इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती होती है। और बैरेट इसोफेगस की कॉम्प्लिकेशन के अंदर एडिनोकार्सिनोमा होता है। बैरेट इसोफेगस के अंदर होता ही है कि जो रेड वेलवेटी स्टोमक म्यूकोजा है वो गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ओके, यानी नीचे कॉलनर म्यूकोजा होगा जबकि ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस म्यूकोजा होगा। ओके, ठीक हो गया। बैरेट इसोफेगस को लॉन्ग सेगमेंट या शॉर्ट सेगमेंट भी कह सकते हैं। लॉन्ग सेगमेंट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा या बराबर, जबकि शॉर्ट इससे थोड़ा सा नीचे होता है। डायग्नोसिस होता है
बैरेट इसोफेगस के अंदर वहाँ पे आपको गॉबलेट सेल देखने को मिलते हैं। ओके, म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं उनके रिलेटिवली एपिकल साइड के ऊपर। इसके बाद इसोफेजियल ट्यूमर है तो इसमें एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा नॉर्मली डिस्टल 1/3 के अंदर होता है, एडजेसेंट गैस्ट्रिक कार्डिया को इन्वॉल्व कर सकता है। ओके, इंटेक्ट म्यूकोजा के अंदर फ्लैट और रेस्ड पैचेस होते हैं और ये 5 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली ग्लैंड्स हो गए म्यूसिन प्रोड्यूस करेंगे। इंटेस्टिनल टाइप मॉर्फोलॉजी होती है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड सिगरेट सेल अपीयरेंस होती है और ये डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी देखने को मिलती है, या फिर स्मॉल पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल है जो कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा में भी देखने को मिलती है और बैरेट इसोफेगस के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा। ओके, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडिल 1/3 को इन्वॉल्व कर देता है। पहले स्क्वेमस डिस्प्लेजिया होता है जिसको आप इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया या कार्सिनोमा इन साइटो भी कहते हैं, स्पेसिफिकली जीआईटी से बाहर, स्पेसिफिकली यूट्राइन सर्विस के अंदर लिखा हुआ है। अर्ली लेयर्स ग्रे वाइट प्लैक लाइक थिकनिंग होती है। पॉलीपॉइड या एक्सोफिटिक मैस होता है। ओके, पॉली एक्सोफिटिक का मतलब होता है म्यूकोजल सरफेस से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देना होता। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद स्टोमक की तरफ आ जाते हैं। स्टोमक के अंदर आपने रट्टा मारना है कि सबसे पहले गैस्ट्रोपैथी या फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी हेलिकोबैक्टर पायलोरी वाला और इसके अलावा आप कह सकते हो कि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है। इनका डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक लोकेशन वाइज एंट्रम और बॉडी में होती है। इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं तो एच पायलोरी में न्यूट्रोफिल और सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल होती है। ऑटोइम्यून में लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस होते हैं। एच पायलोरी के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम हो सकते ज़्यादा होती है नॉर्मली, लेकिन इसमें कम हो जाती है। गैस्ट्रिन नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। अदर लीजन्स के अंदर हाइड्रोप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप है। सिरोलॉजी देखा जाए तो यहाँ पे एंटीबॉडीज होती है, यहाँ पे पायलोरी और यहाँ पे पेराइटल सेल के अगेंस्ट। सेक्विली की बात करते हैं तो पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा यानी ये इसकी कॉम्प्लिकेशन की बातें कर रहे हैं। जबकि ऑटोइम्यून में एट्रोफी होती है, पर्नीशियस अनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। एसोसिएशन में एच पायलोरी गुर्बत वाली एरियाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉवर्टी लॉस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या रूरल एरियाज में। जबकि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस किसी न किसी ऑटोइम्यून पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होता है। अनकॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस में इओसिनोफिलिक लिम्फोसिटिक ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस आ जाती है और ये रट्टा मार लेना कि जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ओके, और इसके बाद और क्या आती है, म्यूकोजल एट्रोफी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, गैस्ट्राइटिस सिस्टिका। जबकि जो पेप्टिक अल्सर के रिस्क फैक्टर है उसमें गैस्ट्राइटिस है, जबकि कॉम्प्लिकेशन के अंदर ब्लीडिंग, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाती होती है। दूसरे रिस्क फैक्टर के अंदर एच पायलोरी, सिगरेट यूज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, कोकेन की वजह से, एनसेट की वजह से, अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से और वायरल इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या कुछ हद तक फंजाई भी आ जाते हैं लाइक कैंडिडियासिस। इसके बाद ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होगा जो कि गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस कर रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पेनक्रियास के अंदर होता है, जिसमें ड्यूडेनल अल्सर और डायरिया हो जाएगा। इसके बाद बारी है गैस्ट्रिक पॉलिप और ट्यूमर की। पॉलिप, न्यूड्यूल या मैसेज, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि म्यूकोजल सरफेस से ऊपर की तरफ प्रोट्रूड कर रही होती है, तो उनको पॉलिप कहते हैं। पॉलिप दो टाइप की होती है, न्यू प्लास्टिक और नॉन न्यू प्लास्टिक। जो नॉन न्यू प्लास्टिक है उसमें इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लास्टिक पॉलिप आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। बाकी स्टोमक कैंसर है, बिनाइन कोएडिनोमा और मैलिग्नेंट कोएडिनोकार्सिनोमा वगैरह कहते हैं। बिनाइन के अंदर आपने APC और MUTHY इसको याद रखना है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसमें म्यूटेशन होगी। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा आगे मज़ीद दो टाइप का होता है, सिग्नल सेल और सिग्नल सेल नहीं बल्कि डिफ्यूज और इंटेस्टिनल टाइप। ओके, जो इंटेस्टिनल टाइप है इसमें बल्कि ट्यूमर बनते हैं, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न होता है, सिग्नल सेल वगैरह चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपने इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद आ जाते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा दो टाइप का होता है स्टोमक के अंदर, एक होता है माल्टोमा या माल्ट लिम्फोमा और कुछ हद तक दूसरे टाइप के लिम्फोमा वगैरह भी होते हैं। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से मोस्ट कॉमनली होती है। न्यूरो एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म के अंदर आपने कार्सिनॉइड सिंड्रोम याद रखना है, इसका सवाल एग्जाम में आ जाता होता है। ओके, तो जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम है यहाँ पर जो स्टेजिंग होती है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, साइज और लोकेशन के ऊपर, और रीजन स्पेसिफिक होती है। फोर गट न्यूरोडेक्राइन ट्यूमर है, मिड गट है और जो हैंड गट है। जो मिड गट के होते हैं ऑलवेज मैलिग्नेंट और हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर एग्रेसिव होती है। जिस्ट की बात करते हैं तो जो जिस्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर है, तो यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं, स्पिंडल सेल और एपिथेलियोइड सेल होते हैं। ओके, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से चार चीज़ें हैं जो कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है। पहला हर्निया, दूसरा एडियन वॉल्वुलस इंटरसेप्शन है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है
इस्कीमिक बाउल डिजीज। इस्कीमिक बाउल डिजीज, इसके अंदर आपने सूडोमेब्रेन के फॉर्मेशन को याद रख लेना है, जो कि कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से भी हो सकती है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड। ठीक हो गया। इसके अलावा ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होती है ड्यू टू एक्यूट आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन। मैल अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। मैल अब्जॉर्प्शन के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल वाटर, इन सब की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, खराब हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। मैल अब्जॉर्प्शन 4 स्टेजेस की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। पहला इंट्रालुमिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा ट्रांसएपिथेलियल और चौथा लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट। सिस्टिक फिब्रोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलिक डिजीज, जो कि सिलिक सप्रू ग्लूटिन सेंसिटिव एंटीरोपैथी, इनकी वजह से होता है। ठीक है। तो सिलिक डिजीज के अंदर डायग्राम को रट्टा मार लेना। ग्लूटिन, गिलियाडिन, डीएमाइडेटेड गिलियाडिन है, फिर HLA-DQ2/8, इसको रट्टा मार लेना। ठीक है। इसके बाद है लैक्टेस वाला, एक्वायर्ड या कॉन्जेनिटल दोनों हो सकती है, इसको भी थोड़ा छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इन्फेक्शियस एंटीरोकोलाइटिस है। सिर्फ इनके नाम को तैयार कर लो, अगर हो सके तो टेबल को याद कर लेना, वरना यहाँ से सिर्फ MCQ आता है। कॉलेरा को देख लेना, क्योंकि आजकल ईद के बाद कॉलेरा काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल मोटिलिटी खराब हो जाती है और ब्लॉटिंग होती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं। क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जहाँ पर इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा और होस्ट की इम्यूनिटी में गड़बड़ आना शुरू हो जाती है, यानी म्यूकोजल इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है किसके अगेंस्ट, हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर। तो 2 टाइप का होता है क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका निमोनिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, BDS वाला यानी बाउल रीजन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर वाला अपेयरेंस। फिर इसके बाद फिलिप्स F से फिस्टुला, ओके, F से फिब्रोसिस भी आ जाएगा। इसके बाद L से होगा लिम्फाइड ट्रैक्शन, I से इन्फ्लेमेशन, P से सूडोपॉलिप, G से ग्रैनुलोमा, U से अल्सर और C से सिरोसाइटिस। क्लिनिकल के अंदर F मार्ट, F से फैट और विटामिन मैल अब्जॉर्प्शन है, M से मैलिग्नेंट पोटेंशियल, A से MA से तो वो हो जाएगा। इसके बाद R है तो वो रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, और T से टॉक्सिक मेगा कोलोन आती है। ओके, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो क्रोन डिजीज में स्किप लेगन होती है, एफ्थस अल्सर होती है, कोबलस्टोन अपीयरेंस होती है, फिशर्स होती है, क्रीपिंग फैट होता है, क्रेप्ट एब्सेस होता है, डिस्टॉर्शन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड होता है, सूडोपोलिरिक मेटाप्लेजिया, पैनसल मेटाप्लेजिया और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पैनकोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस भी होता है, सूडोपॉलिप होता है, म्यूकोसल ब्रिजेस होते हैं, म्यूकोसल एट्रोफी होती है, कोलोन की वाल थिकन नहीं होती, सिरोजल सरफेस नॉर्मल होती है, टॉक्सिक मेगाकोलोन वगैरह होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अदर कॉजेज ऑफ क्रोनिक कोलाइटिस है तो पहला डाइवर्जियन कोलाइटिस और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की वजह से होता है, जिसमें जो डोनर टी सेल है, ग्राफ्ट के टी सेल है, वो के होस्ट के रेसिपिएंट GIT एपिथेलियल सेल को टारगेट करना शुरू कर देती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलता होता है। पॉलिप की बात करते हैं तो पॉलिप आपको कोलोन, रेक्टम में, स्टोमक में देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक। जो नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं इसमें हाइपरप्लास्टिक आ जाती है, हिमाटोमेटस और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप है। जबकि नियोप्लास्टिक के अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब पॉलिप आना शुरू हो जाती है, लाइक ट्यूबुलर विलस और ट्यूबुलोविलस पॉलिप्स। ओके, और कुछ सिंड्रोम वगैरह दिए हुए हैं, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर है, और इसके बाद एडिनो कार्सिनोमा आता है। ओके, तो एडिनो कार्सिनोमा लाइक जो कार्सिनोमा डिस्टल कोलोन के अंदर होता है उसमें एनुलर रिंग की फॉर्मेशन होती है, जो कि प्रोक्सिमल के अंदर होता है उसमें पॉलीपॉइड एक्सोफिटिक मैस होता है, नैपकिन रिंग कंस्ट्रक्शन और लुमिनल नर्विंग आपको एनुलर टाइप में देखने को मिलती है, लाइक डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन के अंदर। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन द कैंसर ने ये स्टेजिंग प्रेजेंट किया, TNM वाली। TX का मतलब प्राइमरी ट्यूमर का ऐसे नहीं कर सकते, T0 का मतलब नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर है, TIS का मतलब कार्सिनोमा इन साइटू, 1 का मतलब सबम्यूकोसा, 2 मस्कुलरिस प्रोप्रिया, 3 मस्कुलरिस प्रोप्रिया से होता हुआ पेरिकोलोरेक्टल टिश्यू, T4 का मतलब पेरिनियम पेल्विस के दूसरे स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है। रीजनल लिम्फ नोड की बात करते हैं, X का मतलब असेस कर ही नहीं सकते, 0 का मतलब नो एविडेंस, ओके, लाइक M0 का मतलब नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 का मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, 1A का मतलब विदाउट पेरिटोनियल मेटास्टेसिस लेकिन एक साइट है, M1B में 2 हो जाएगी और M1C में पेरिटोनियल सरफेस भी आना शुरू हो जाएगी। ओके, इसी तरह ट्यूमर ऑफ इनर कैनाल आप इसको भी देख लेना। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, ओके, मस्कुलरिस प्रोप्रिया की, पेरियम्बलाइकल पेन होता है, यर्सिनिया एंटेरिकोलिटिका की वजह से, एक्यूट साल्पिंजाइटिस वगैरह, इनको आपने डिफरेंशिएट करना होता है अपेंडिसाइटिस से।
आगे पेरिटोनियल कैविटी है जिसके ट्यूमर आपने इतने खास तैयार नहीं करने होते। तो जल्दी जल्दी हमने इस पूरे चैप्टर का सुपरफिशियल रिव्यू दे दिया है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको बेस्ट विशेस, और नहीं देखा तब भी खैर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।